ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और पाठ्य पुस्तक का नाम है 7 एकांकी संग्रह। इसके संपादक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज। और जिस एकांकी की आज हम चर्चा करेंगे उस एकांकी का नाम है भोर का तारा और ये 5वीं एकांकी है। इस पाठ्य पुस्तक की या एकांकी संग्रह की एकांकी संकलन की 5वीं एकांकी है। इसके एकांकीकार या लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रस्तुत वीडियो में आज हम जगदीश चंद्र माथुर जो एकांकीकार है भोर का तारा इनकी एकांकी है। तो लेखक का जो जीवन परिचय या इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस एकांकी का सारांश या कथासार और यदि समय रहेगा तो उसके बाद में इस एकांकी के जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो मार्मिक गद्यांश है प्रमुख गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो मैं SL बैरवा सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय वस्तु की आज चर्चा कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित है 7 एकांकी संग्रह। तो पहले हम जगदीश चंद्र माथुर है उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तो कृपया करके BA द्वितीय वर्ष की ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदुपरांत इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। तो हमारा जो चर्चा का पहला बिंदु है जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय। श्री जगदीश चंद्र माथुर का नाम हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करने में अविस्मरणीय है, कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने IAS अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन इन 5 नाटकों की रचना की। 5 अच्छे नाटक लिखे हैं इन्होंने। इनमें कोणार्क की ख्याति स्थायी है, ये बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है ये नाटक। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। एकांकी संग्रह में रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने में कुल 10 एकांकी संकलित है जिन्होंने श्री माथुर को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व ख्याति प्रदान की है। बहुत ही काफ़ी ये प्रसिद्ध हुए हैं इन एकांकियों के माध्यम से। पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 में म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ। तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका ने उसका प्रकाशन किया। इन्होंने अपने एकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के बीच से किया है। सामाजिक यथार्थ आपका अपना क्षेत्र है। पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट हैं। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग, अभिनयशीलता
और यथार्थवाद आपके एकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं। तो ये संक्षिप्त में माथुर जी का या जगदीश चंद्र माथुर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम इनका जो एकांकीय है भोर का तारा, इसका संक्षिप्त में सारांश या इसकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भोर का तारा एकांकी के आरंभ में, भोर का तारा एकांकी के आरंभ में कवि शेखर के घर के बारे में बताया गया है। शेखर राजकवि है, शेखर राजकवि है। कवि सामान्य व्यक्तियों से कुछ भिन्न प्रकार का होता है। व्यवहारिक भौतिक सुख सुविधाओं वस्तुओं की वैसी चिंता न कर कल्पनाओं में लीन रहकर खुश रहता है। यही कारण था कि कवि शेखर का घर भी सजा धजा नहीं था, साज सज्जा उसकी अच्छी नहीं थी, सामान्य था। उसके घर की चीज़ें अस्त व्यस्त थीं। घर में तख्त चौकी लेखनी भोजपत्र या कागज़ जैसी चीज़ें ही थी। जब उसका मित्र माधव उसके पास आया तब शेखर कोई गीत गुनगुना रहा था, कोई गीत गा रहा था। माधव को लगा कि उसने आकर शेखर के कार्य में बाधा ही डाल दी, उसको डिस्टर्ब कर दिया। शेखर ने माधव से जो बातें शुरू की वे भी कल्पनाओं प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित थी, क्योंकि कवि है तो कवि में प्रकृति सौंदर्य कल्पनाओं का उसके हृदय में कई भावनाएं होती है। दुनियादारी से संबंधित नहीं थी। माधव मनुष्यों की दुनिया की बात करने लगा था। दोनों में इस बात पर चर्चा हुई कि मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने में राजनीतिज्ञों और कवियों में से किसका अधिक योगदान रहता है। शेखर ने कहा कि राजनीतिक तो समस्या सुलझाने का अभिनय या दिखावा ही करते हैं, कवि ही समस्याओं को सुलझाते हैं। राजनीतिक क्या करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, लेकिन कवि ही क्या है अपने तर्कों से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से उन समस्याओं को सुलझाते हैं, समाधान करते हैं। माधव ने कहा कि तुम कवि लोग जीवन को सौंदर्य के रूप में लेते हो और हम राजनीतिक उसे कर्तव्य के रूप में लेते हैं। शेखर ने कहा कि सौंदर्य में ही तो जीवन है। शेखर ने झुर्रियों से भरे चेहरे वाली बूढ़ी भिखारिन की चर्चा की और कहा मुझे उसमें एक सौंदर्य दिखाई पड़ा। वह भिखारिन मानो किसी शिल्पी ने सांसे में ढाली हो। उसका अच्छी तरह से निर्माण किया है शिल्पी ने, बनाने वाले ने। ऐसी लगी, किंतु माधव की भिखारिन संबंधी बातों में कोई रुचि नहीं थी, उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसने शेखर से छाया संबंधी प्रसंग शुरू कर दिया। उसने शेखर से पूछा कि क्या तुम छाया को प्यार करते हो। शेखर ने कहा कि मुझे छाया से प्यार और कविता से ही सुख मिलता है। शेखर ने बताया कि वह छाया से प्रेम करता है, किंतु उसका मुझे मिलना संभव नहीं लगता है। वह छाया के भाई देवदत्त को इस संबंध में बाधा मानता है। देवदत्त क्या है, छाया और शेखर के बीच में बाधा के रूप में खड़ा है। उसने कहा सम्राट का मंत्री देवदत्त मुझे जैसे कवि को क्या समझे। माधव ने शेखर को बताया कि तुम साधारण या मामूली कवि नहीं हो, तुम्हें तो सम्राट स्कंदगुप्त बुलाने वाले हैं। छाया ने तुम्हारा गीत सुनाया, उसके कारण सम्राट तुम्हें चाहते हैं। अब अवसर भी ऐसा है कि देवदत्त भी छाया के मिलन में बाधा नहीं रहेगा। उसे विद्रोही छत्र वीरभद्र को दबाने तक्षशिला जाने का आदेश मिला है। उसको तक्षशिला राजा स्कंदगुप्त भेज रहा है।
माधव ने कहा कि तुम्हें कूड़े जैसे अपने घर की सफाई सुंदरता का तो ध्यान रखना चाहिए। आपका जो घर है वो उसमें सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, बिखरा हुआ है, इसका भी तो क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए। छाया इसमें कैसे रहेगी? इतना मतलब क्या है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, गंदा हो रहा है, इसमें छाया कैसे रह पाएगी? शेखर उज्जैनी में देवदत्त के भवन में छाया के साथ रहने लगा। उज्जैनी राजा स्कंद गुप्त की एक अच्छी नगरी थी। शेखर रोज सुबह दरबार में कविता सुनाता था। उसे कविता की प्रेरणा छाया से मिलती थी। एक दिन छिपकर राजा ने जान लिया कि छाया गीत गुनगुनाती है। उससे प्रेरित होकर शेखर कविता रचने में प्रवृत्त या संलग्न होता है। शेखर द्वारा छाया की सुनाई कहानी के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई। शेखर छाया की अपनी ढंग से प्रशंसा करता था। छाया भी शेखर के प्रति अत्यधिक लगाव रखती थी, प्रेम रखती थी। उसे चिंता थी कि शेखर कहीं उसे छोड़कर न चला जाए। छाया को ये शंका थी, ये शक था कि शेखर छाया को छोड़कर कहीं चला नहीं जाए। शेखर ने छाया को समझाया कि ऐसा नहीं होगा, तुमसे अलग होकर मेरी कविता मर जाएगी। शेखर छाया को भोर का तारा शीर्षक महाकाव्य लिखे जाने की बात बताता है कि मैं एक काव्य का निर्माण कर रहा हूँ, एक काव्य की रचना कर रहा हूँ जिसका नाम है भोर का तारा, और कहता है कि इसे राजा को सुनाए जाने पर मेरा यश फैलेगा, मेरी कीर्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। छाया को चिंता होने लगी कि कहीं ग्रंथ खो न जाए। जब शेखर और छाया ये बातें कर रहे थे तभी तक्षशिला से माधव वहाँ आया। उसने कहा, मैं तुम दोनों से एक भीख मांगने आया हूँ। उसने कहा कि देवदत्त वीरगति को प्राप्त हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। उन्होंने तक्षशिला को रोन डाला और गुप्त साम्राज्य संकट से ग्रस्त है। आवश्यकता इस बात की है कि नए सैनिक भर्ती किए जाएं जो सम्राट की शक्ति बढ़ाने में सहायक हो सके। तुम लोगों को अपनी कविता के माध्यम से सैनिक बनने पर तैयार कर सकते हो। शेखर माधव की बात सुनकर विचार मग्न हो गया। फिर उसने अपना भोर का तारा ग्रंथ आग में जला डाला और बाहर चला गया। छाया दुखी हुई और माधव से बोली कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव को शेखर के साथ जनसमूह के गाने का सुर सुनाई दे रहा था। जनता में हथियार उठा लेने का जोश बढ़ने लगा। तब माधव ने छाया से कहा कि शेखर, अब तक तो भोर का तारा ही था, तुम्हारा प्रभात नहीं हुआ। प्रभात तो अब होगा और शेखर उस प्रभात का सूर्य होगा। तो ये संक्षिप्त में इस एकांकी का सारांश है, यह इसकी कथा वस्तु है। अब हम इस एकांकी के व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अंश है या प्रमुख गद्यांश हैं उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर एक जो वाक्यांश है, यही तो नहीं करते। पहले क्या है, इसको गद्यांश को पढ़ते हैं। यही तो नहीं करते तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग, बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के भार कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर तुम उन्हें पागल समझते हो। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की या गद्यावतरण की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान जिनके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था,
व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण, विशेष या टिप्पणी। तो नंबर 1 इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा विरचित या लिखित एकांकी भोर का तारा से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह कथन शेखर का है, कवि शेखर का है। शेखर तख्त के पास गीत की पंक्तियां गुनगुनाते हुए घूम रहा है और उन्हें लिख भी रहा है। उसी समय माधव वहाँ उपस्थित हो जाता है। शेखर उससे भोर के तारे के संबंध में चर्चा करता है। तब माधव उससे ये पूछता है कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारे कार्य में कोई बाधा तो नहीं पहुँचाई, क्योंकि हमारी और तुम्हारी मानसिकता में बहुत अंतर है। तुम कवि हो और मैं ठहरा राजनीतिज्ञों और सैनिकों जैसी दुनिया की उलझनों को सुलझाने वाला व्यक्ति। उसकी बात को सुनकर शेखर कहता है, अब शेखर क्या कहता है इसको हम व्याख्या के अगले सोपान भावार्थ में स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर माधव से कहता है, माधव तुमने कभी दुनिया की उलझनों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता खोजा है? कभी आप बाहर निकले हो उलझनों को छोड़ करके? क्योंकि तुम लोग वास्तव में ही मनुष्यों की उलझनें सुलझाने का उद्योग करते हो। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला यह उद्योग, यह कार्य वास्तविक उद्योग नहीं होकर दिखावा मात्र ही होता है। केवल आप शो करते हो, दिखावा करते हो, ढोंग करते हो। इसलिए तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी होशियारी के साथ अमीरी और गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय नाटक करते हो, लेकिन वे समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। यदि ये समस्याएं तुम लोगों द्वारा सुलझा दी जाएं तो हो सकता है कि तुम्हारी उपयोगिता और तुम्हारा महत्व निर्मूल्य हो जाए और इन समस्याओं के पीछे जो तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति होती है, क्योंकि तुम स्वार्थी हेतु क्या है, ये समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हो, वे भी बंद हो जाए। जबकि सत्य तो यह है कि इन समस्याओं में उलझे मनुष्यों को बाहर लाने का तुम कभी भी प्रयत्न नहीं करते हो, केवल दिखावा करते हो। यह प्रयत्न तो कवि द्वारा ही संभव है, क्योंकि एक कवि समाज को और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को सत्य पथ का अनुगामी बना लेने की भरसक चेष्टा करता हुआ उन्हें यथार्थ बोध कराता है। लेकिन तुम लोग कवियों को पागल बतियाया करते हो। तुम क्या है, कवियों को पागल समझते हो कि कवि लोग तो पागल होते हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान अर्थात प्रस्तुत गद्यांश का साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शेखर के माध्यम से आज के राजनीतिज्ञों और मंत्रियों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए उनकी कार्य विधि पर, कार्य करने की जो विधि है या तरीका है उस पर व्यंग किया है। और आज के युग में उपेक्षित कवि की और भी एकांकीकार ने संकेत कर यह बताने का प्रयास किया है कि कवि समाज को नई दिशा और यथार्थ बोध कराने में सशक्त हस्ताक्षर रहा है। और उक्त गद्यांश की या गद्यावतरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है, गद्यांश नंबर 2, उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर
व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। दूसरा है, तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है, जीवन कर्तव्य है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित या रचित एकांकी भोर का तारा से अवतरित है, लिया गया है। अब आगे हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर ने माधव से कहा था कि दुनिया की उलझनों से बाहर निकालने का कार्य तो कवि ही करते हैं, राजनीतिक मंत्री जैसे लोग नहीं। तब माधव जो कुछ कहता है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। क्या कहता है? अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम इसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव कहता है कि तुम जैसे कवि लोग दुनिया को उलझनों से, उनकी समस्याओं से बाहर निकालने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं करते हो। कोई भी क्या है, आप कार्य नहीं करते हो, लोगों की समस्याओं का समाधान आप नहीं करते हो, कवि लोग नहीं करते हैं। तुम तो समस्याओं को भूलने का ही प्रयास करते हो, भुला देते हो समस्याओं को, क्योंकि तुम कवि होने के नाते जीवन के सुंदर पक्ष को ही देखते हो, उसके क्रूप और कठोर पक्ष को नहीं। कवि लोग क्या है, जीवन का जो सुंदर पक्ष है उसी को ही निहारते हैं, देखते हैं, जबकि उसके क्रूप और कठोर पक्ष की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा माधव कहता है। इस प्रकार तुम जैसे कवियों का यही कार्य समस्याओं से दूर भागने जैसा है। आप समस्याओं की तह में नहीं जाते, समस्याओं को देख करके भागने का प्रयास करते हो। इसके विपरीत हम राजनीतिक लोग जीवन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उसकी तह में जाते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जीवन हमारे लिए कर्तव्य है। किनके लिए? मंत्री और राजनीतिज्ञों के लिए। हम सब राजनीति से जुड़े लोग कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं, इसलिए हम जीवन के दायित्वों से बचकर कभी भी कल्पना में नहीं खोते हैं। हम समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में ही प्रयासरत रहते हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इस गद्यांश का विशेष या इस पर टिप्पणी या इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में एकांकीकार ने जहाँ जीवन के 2 पक्षों की ओर संकेत करते हुए बतलाना चाहा है कि जीवन का एक पक्ष सौंदर्य से संबंधित है और दूसरा कर्तव्य से। अब कर्तव्य और सौंदर्य में सामंजस्य होना चाहिए। जीवन की समस्याओं से बचने का यही सरल उपाय है कि जीवन में सौंदर्य और कर्तव्य दोनों में समन्वय रखा जावे। समान रूप से क्या है, सौंदर्य के साथ साथ में कर्तव्य की पालना भी व्यक्ति को करनी चाहिए। कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा भी है, क्या लिखा है? कि कर्मशील व्यक्ति की सफलता चेरी होती है, दासी होती है। जो कर्तव्य प्राण होता है उसके आगे आगे सफलता चलती है।
और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, कथ के अनुरूप, प्रभावपूर्ण, सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है तीसरा उसको पढ़ते हैं। दया हूँ ठहर कर, मैं तो इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, उसकी झुकी हुई कमर। माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रचित एकांकी भोर का तारा से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या एकांकी में शेखर उज्जैनी का एक प्रसिद्ध कवि है और माधव उसका मित्र है। दोनों का वार्तालाप चल रहा है, दोनों में आपस में संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। शेखर को सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है और जहाँ उसे सौंदर्य दिखाई देता है वहीं उसे कविता दिखाई देने लगती है। इतना ही नहीं, कविता में ही उसे जीवन भी दृष्टिगोचर होने लगता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव जब यह कहता है कि सज्जन व्यक्तियों का आभूषण दया है, सज्जन व्यक्तियों का आभूषण क्या है? दया है, तब शेखर कहता है कि मैं अंधी भिखारन को जो भीख देता हूँ तो उसमें भी मुझे एक कविता, एक लय और एक व्यथा की झलक दिखाई पड़ती है। वास्तव में शेखर यह कहना चाहता है कि अंधी भिखारिन का चेहरा देखकर मेरे हृदय में उसके प्रति करुणा भाव जागता है और दीन दुखियों को, गरीबों को देखकर दया भाव, करुणा भाव जागृत हो ही जाता है। ये मानवता है, संवेदनशीलता होनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति। करुणा भाव जगता है। उसके कांपते हुए हाथ और आँखों के बेबस गड्ढे देखकर मुझे लगता है कि किसी बड़े शिल्पी ने या कलाकार ने उसे इस प्रकार का ढांचा प्रदान किया है। प्रकारांतर से शेखर यह कहना चाहता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, जब प्रत्यक्ष होकर सामने आता है तब वह जीवन का प्रतिरूप बनता है। यही प्रतिरूप संवेदनशील कवि और कलाकार को कविता का सृजन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अंधी भिखारन को नित्य प्रति दी जाने वाली भीख इस बात का सबूत नहीं है कि मैं उस पर दया करता हूँ, बल्कि मेरी उस संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टि भंगिमा की ओर संकेत है जिसमें मैं कविता रचने में प्रवृत्त होता हूँ। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इस पर टिप्पणी या इसमें विशेष या फिर कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं, जो कि व्याख्या का 4था सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में शेखर की भावुकता, संवेदनशीलता को एकांकीकार ने उपयुक्त शिल्प के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की है और शेखर को कवि होने के नाते उस अंधी और बूढ़ी भिखारन के शरीर में भी कविता की झलक दिखाई देती है। शेखर इस प्रकार दीन दुखियों में कला और कविता देखता है और प्रस्तुत गद्यांश में कवि भावुक होता है। उसकी भावनाएं जन साधारण को से अलग होती है
और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा तत्सम शब्द प्रधान, खड़ी बोली हिंदी है। शैली में कल्पना की प्रधानता, भावात्मकता व चित्रात्मकता, बिंब धर्मता जैसे गुणों से युक्त है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। तो आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। शेष जो प्रमुख गद्यांश हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।